student, I am your educator Nikita Kargeti. So today we talk about DNA double helix structure, pairing of nitrogenous base and Krizhov rule. तो हम इन तीनों के बारे में डिटेल में जानेंगे आखिर DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या है, क्या कैसे पेयरिंग होती है नाइट्रोजीनियस बेसिस में और क्रिज़िव रूल क्या कहता है, हम ये जानेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट डीएनए डबल हेलिक्स. डीएनए डबल हेलिक्स को दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने. वेस्टन एंड क्रिक ने क्या दिया था बेसिकली डीएनए डबल हेलिक्स का को. इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था. सो इन्होंने देखिए क्या बताया. इन्होंने सबसे पहली चीज तो ये बताई, जो डीएनए डबल हेलिक्स होता है, डीएनए डबल हेलिक्स में वन टर्न, जो पहला टर्न होता है बेसिकली फर्स्ट टर्न, वहां पे 10 नाइट्रोजीनियस बेस पेयर मिलेंगे. यहां पर आपको क्या मिलेंगे? 10 नाइट्रोजीनियस बेस पेयर दिख रहे हैं आपको. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि वन टर्न में 10 नाइट्रोजीनियस बेस पेयर होते हैं. ओके, ये नाइट्रोजीनियस बेस पेयर कैसे हो सकते हैं? फॉर एन एग्जांपल, एडेनिन के सामने क्या आ जाए? एडेनिन के सामने थाइमीन आ जाए, या फिर मैं कहूँ ग्वानिन के सामने साइटोसिन आ जाए, या मैं कहूँ थाइमीन के सामने एडेनिन आ जाए. ठीक है, ये क्या है? नाइट्रोजीनियस बेस है. तो देखो ये क्या कह रहे हैं? 10 नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नाइट्रोजीनियस बेस पेयर हैं. देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ बेस कितने हैं, बेस पेयर कितने हैं, तो देखिए मैंने कहा कि एडेनिन के सामने थाइमीन आएगा. तो अगर मैं इनको काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से कितने हो जाएंगे? 20 बेस पेयर. तो आपको ये याद रखना है, वन टर्न में 10 नाइट्रोजीनियस बेस पेयर होते हैं, जिसमें बेस पेयर कितने होते हैं? 20 होते हैं. ओके, और क्या बताया इन्होंने बताया इसका एंगल 36 डिग्री ऑफ टू बेस पेयर होता है. एंगल कितना होता है? 36 डिग्री ऑफ टू बेस पेयर. और क्या बताया इन्होंने? देखिए, इन्होंने ये बताया जो पिच ऑफ डीएनए है, यहां से लेकर के यहां तक, हम इसे क्या कहते हैं? पिच ऑफ डीएनए. सो जो पिच ऑफ डीएनए होती है, उसकी लेंथ कितनी होती है? पिच ऑफ डीएनए की लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर. आपको याद रखना है कि पिच ऑफ डीएनए कितना होगा? 3.4 नैनोमीटर. और साथ ही इसमें क्या पाया जाएगा? बी डीएनए पाया जाता है. ठीक है, यहाँ पे क्या है? बी डीएनए होता है. बी डीएनए क्या होता है? बेसिकली बी डीएनए जो होता है, बी डीएनए एक कॉमन टाइप ऑफ डीएनए है. ये स्ट्रक्चर आपको पूछा जाए, ये स्ट्रक्चर किसका है? तो ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा किसका है? बी डीएनए का है. ये क्या है? कॉमन टाइप ऑफ डीएनए है. सो आई होप आपको डीएनए डबल हेलिक्स तो समझ में आ गया होगा. चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पेयरिंग of nitrogenous base. अब देखते हैं कि कैसे नाइट्रोजीनियस बेस की बेसिकली पेयरिंग होती है. सो देखिए, नाइट्रोजीनियस बेस क्या है? बेसिकली नाइट्रोजीनियस बेस है प्यूरिन एंड पिरिमिडिन. प्यूरिन एंड पिरिमिडिन क्या है? ये है नाइट्रोजीनियस बेस. सो प्यूरिन एंड पिरिमिडिन के बारे में मैंने आपको बताया था. प्यूरिन में आपको क्या दिखाई देगा?
प्यूरिन में आपको बेसिकली जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा 2 रिंग्स यहाँ पे दिखाई देंगी। किसमें? प्यूरिन में। पिरीमिडिन में आपको सिर्फ एक रिंग दिखाई देगी। सो देखिए, पहले मैं ले लेती हूँ एडेनिन को, ठीक है। पहले मैं किसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ? एडेनिन का। तो एडेनिन कैसे बनेगा? देखिए, 2 रिंग लाइक स्ट्रक्चर है तो इसमें कुछ इस तरीके की रिंग दिखाई देगी। किसमें? प्यूरिन, एडेनिन में। ओके, तो इस तरीके की रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। वैसे ही अगर मैं बात करूं ग्वानिन में भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखाई देगा, कोई फर्क नहीं है। सो यहाँ क्या दिखाई देगा? 2 रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब मैं यहाँ पे अगर बात करती हूँ पिरीमिडीन की, तो पिरीमिडीन में जैसे कि एडेनिन के सामने क्या आएगा? थाइमीन। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ थाइमीन का। यहाँ पे मैंने बताया था थाइमीन में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 1 ही रिंग लाइक। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है 2 रिंग है, 1 एंड 2, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। वैसे ही ग्वानिन के सामने क्या आएगा? साइटोसिन आएगा। तो यहाँ पे भी मैं एक इस तरीके का रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। अब इनके बीच में देखिए पेयरिंग होगी कैसे। एडेनिन के सामने हमेशा क्या आएगा? थाइमीन आएगा, और इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो होगा हाइड्रोजन का। और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ओके, वैसे ही ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा, और कितने हाइड्रोजन के बॉन्ड लगेंगे? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड लगेंगे। तो आपको याद रखना है कि एडेनिन एंड थाइमीन या थाइमीन और एडेनिन के इनके बीच में कौन सा बॉन्ड लगेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा। इन सबके बीच में बेसिकली नाइट्रोजीनियस बेस एक दूसरे से किससे जुड़ेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे। लेकिन एडेनिन और थाइमीन एक दूसरे से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे, और ग्वानिन एंड साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे। तो ये है पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस। आई होप आपको पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिजफ रूल। तो अब हम बात करते हैं क्रिजफ रूल की। क्रिजफ रूल्स क्या कहता है? देखिए, अगर मैं बात करती हूँ क्रिजफ रूल की, तो इसमें इसका रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 क्या है? बेसिकली ये एप्लीकेबल होता है फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्रिजफ रूल इज एप्लीकेबल फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। पहली चीज क्या कहा इसने? इट इज एप्लीकेबल फॉर डबल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंड डीएनए। क्रिजफ रूल सिर्फ और सिर्फ डबल स्ट्रैंड डीएनए के लिए ही इसको फॉलो किया जाता है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ डबल स्ट्रैंड डीएनए के लिए ही एप्लीकेबल होता है। सो देखिए क्या कहता है क्रिजफ रूल। ये कहता है अगर प्यूरिन 10 है, ओके, अगर प्यूरिन 10 है तो पिरीमिडीन भी कितने होंगे? पिरीमिडीन भी 10 होंगे। क्या कहता है ये? अगर प्यूरिन 10 है तो पिरीमिडीन भी 10 ही होंगे। मान लीजिए एडेनिन अगर 5 है तो थाइमीन भी 5 ही होंगे, या मैं कहती हूँ एडेनिन अगर 8 है तो थाइमीन भी 8 होगा। वैसे ही ग्वानिन अगर 7 है तो वो भी 7 ही होगा। इसका कहने का मतलब यह है कि प्यूरिन और पिरीमिडीन क्या होंगे? इक्वल होंगे। बेसिकली अगर प्यूरिन का नंबर 10 है तो पिरीमिडीन का भी नंबर कितना होगा? 10 ही होगा। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं? प्यूरिन एंड पिरीमिडीन क्या होंगे? हमेशा इक्वल होंगे। अगर प्यूरिन 10 है तो पिरीमिडीन भी 10 होंगे। सो आपको फर्स्ट रूल तो इसका समझ में आ गया। फर्स्ट रूल फर्स्ट ऑफ ऑल किसके लिए एप्लीकेबल है? फर्स्ट रूल एप्लीकेबल है फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। दूसरी चीज ये रूल क्या कहता है? बेसिकली प्यूरिन एंड पिरीमिडीन क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये नहीं होगा कि प्यूरिन मान लिया प्यूरिन में कह रही हूँ कि 10 है और पिरीमिडीन ये नहीं, या मैं कहूँ टोटल मैंने आपको बताया था एक टर्न में 10 होते हैं, तो एक टर्न में 10 होते हैं का मतलब मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि एडेनिन आ गए 7 और मतलब एडेनिन आ गए 7 और जो थाइमीन होगा थाइमीन 3 होंगे। नहीं, ये ऐसा नहीं कहता है। मैं क्या कह रही हूँ? ये रूल क्या कहता है? ऐसा कभी नहीं होगा कि एडेनिन 7 है तो थाइमीन 3 होंगे। नहीं,
अगर एडेनिन 5 है तो थाइमीन भी 5 ही होंगे, अगर एडेनिन 3 है तो थाइमीन भी 3 होंगे, अगर एडेनिन 7 है तो थाइमीन भी 7 ही होंगे। ऐसा हो सकता है एडेनिन अगर 7 है तो थाइमीन भी कितने हैं, 7 हो सकते हैं। और ग्वानिन क्या हो सकते हैं, यहाँ पे ग्वानिन में कह दूं 3 है और साइटोसिन भी 3 होंगे। ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एडेनिन 7 हो और थाइमीन 3 हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि एडेनिन 7 हो और एडेनिन थाइमीन 7 हो और ग्वानिन एंड साइटोसिन 3 हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एडेनिन 7 हो और थाइमीन 3 हो। मतलब इनका कहने का मतलब ये था, ऐसा कभी नहीं हो, मतलब कि प्यूरिन एंड पिरिमिडीन क्या होंगे, इक्वल होंगे। वो कैसे होंगे, जैसे कि एडेनिन के साथ थाइमीन लगता है तो जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमीन भी होंगे, इन्होंने ये कहा। आई होप आपको ये पहला रूल समझ में आ गया होगा। सेकंड क्या कहता है, सेकंड रूल क्या कहता है, ऑफ एडेनिन अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थाइमीन। जो अभी मैंने पहला रूल बताया वही बता रही मैं आपको। पहला रूल क्या कहता है, अगर एडेनिन की अमाउंट जो एडेनिन की अमाउंट है वो इक्वल होगी थाइमीन की अमाउंट की, या फिर मैं कहूँ ग्वानिन की जो अमाउंट है वो हमेशा इक्वल होगी साइटोसिन के अमाउंट पे। रूल नंबर 2 क्या कहता है, देखो, एडेनिन एंड ग्वानिन इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि मान लीजिए एडेनिन 7 है तो जरूरी नहीं है कि ग्वानिन भी 7 ही हो। मैं क्या कह रही हूँ, सेकंड रूल क्या कहता है, मैं कह रही हूँ अगर मान लीजिए एडेनिन 7 है तो ग्वानिन भी 7 हो, ये जरूरी नहीं है। अगर एडेनिन 7 हो तो ग्वानिन 3 भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा इक्वल होंगे, ऐसा नहीं है। एडेनिन एंड ग्वानिन आर नॉट इक्वल, बस इनका टोटल कितना होना चाहिए, इनका टोटल जो होगा वो 10 होगा, बस ये याद रखना है, इनका टोटल क्या होगा, वो 10 होगा। लेकिन नंबर में इनके चेंजेस आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए, ऐसा भी हो सकता है, फॉर एन एग्जांपल ये 8 हो जाए, ये 2 हो जाए, या ये 1 हो जाए और ये 9 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये क्या कहता है, एडेनिन और ग्वानिन कभी भी इक्वल नहीं होंगे, वैसे ही थाइमीन और साइटोसिन भी कभी इक्वल नहीं होंगे, राइट। सो सेकंड, पहला रूल क्या कहता है, एडेनिन एंड ग्वानिन हमेशा इक्वल, अगर जितने अमाउंट एडेनिन की है उतनी अमाउंट थाइमिन की होगी, जितनी अमाउंट ग्वानिन की है उतनी ही अमाउंट साइटोसिन की होगी, मतलब कि पिरिमिडिन एंड प्यूरिन हमेशा इक्वल होंगे। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ये कहता है कि ये दोनों हमेशा इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है, ये इक्वल हो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन इनका जो टोटल होगा वो कितना आना चाहिए, टोटल 10 आना चाहिए। एडेनिन एंड ग्वानिन हमेशा इक्वल नहीं रहेंगे, ये कहता है सेकंड रूल। अब देखिए एक क्वेश्चन है, इन ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इन ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए थाइमीन इज 30%। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में क्या है, थाइमीन कितना है, 30% है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन। आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में थाइमीन 30% है, आपको कैलकुलेट करना है और ये बताना है कि ग्वानिन कितना % होगा। तो आप कैसे बताएंगे, सो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, प्यूरिन क्या है, एडेनिन एंड ग्वानिन क्या है, एडेनिन एंड ग्वानिन क्या है, प्यूरिन है, एंड पिरिमिडिन क्या है, थाइमीन एंड साइटोसिन। तो ये देखिए क्या है, प्यूरिन 50%, पिरिमिडिन भी 50%। अगर एडेनिन, अगर थाइमीन 30% है, ओके, अगर थाइमीन 30% है दैट मीन्स एडेनिन भी कितना होगा, 30% होगा। इसका मतलब ग्वानिन कितना % होगा, दैट मीन्स ग्वानिन कितना % होगा,
ग्वानिन होगा 20%। हम क्या गलती करते हैं, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन ने क्या पूछा कि थाइमिन 30% है, अब आप बताओ कि ग्वानिन कितना होगा। तो आपका आंसर, ज्यादातर बच्चे क्या आंसर देते हैं कि उसका परसेंटेज कितना होगा, उसका परसेंटेज बेसिकली 30 में से वो बता देंगे कि 70% होता है। नहीं, प्यूरिन 50% होता है, 50% पिरिमिडिन होता है। अगर थाइमिन 30% है तो एडिनिन भी 30% ही होगा, रूल नंबर 1 के हिसाब से। मैंने क्या कहा था, जितना एडिनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा। दैट मीन्स एडिनिन अगर 30% है तो थाइमिन अगर 30% है तो एडिनिन भी 30% होगा। सो 50% में से 30% तो इनके पास है, तो 20% किसके पास बचेगा, ग्वानिन के पास। इसका मतलब 20% ग्वानिन के पास होगा, तो 20% किसके पास होगा, 20% होगा साइटोसिन के पास। तो ये था अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। सो आप ये याद रखिए, रूल नंबर 1 क्या कहता है। रूल 1 क्या कह रहा है, एडेनिन प्लस ग्वानिन थाइमिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 1, ये कह रहा है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है एडेनिन एंड थाइमिन, एडेनिन प्लस थाइमिन एंड ग्वानिन प्लस साइटोसिन इज नॉट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या है, पहला रूल क्या कहला है, पहला रूल कह रहा है कि एडेनिन ग्वानिन हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, या फिर थाइमिन साइटोसिन और एडेनिन एंड थाइमिन हमेशा इक्वल होंगे, साइटोसिन एंड ग्वानिन हमेशा इक्वल होंगे, मतलब प्यूरिन एंड पिरिमिडिन इक्वल होंगे। दूसरा रूल क्या कहता है, बेसिकली दूसरा रूल ये कहता है कि जो एडेनिन एंड ग्वानिन है वो हमेशा इक्वल नहीं होंगे, या फिर थाइमिन और साइटोसिन है जो हमेशा इक्वल नहीं होंगे। सो यहाँ पे हमारा बेसिकली क्रिसफ रूल भी खत्म होता है। सो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे कि आखिर डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या है, पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस क्या है, एंड क्रिसफ रूल क्या कहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, और अगर ये वीडियो समझ में आई हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।